नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज हम बात करेंगे रासुका पर रार की। छत्तीसगढ़ सरकार ने कथित धर्मांतरण को लेकर नारायणपुर में हुई हिंसा के बाद सख्ती बरतने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में सांप्रदायिकता भड़काने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। रासुका के संबंध में एक आदेश सभी जिलाधिकारी को जारी कर दिया गया है। सरकार के इस आदेश को बीजेपी छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल बता रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कोई षड्यंत्र कर रही थी क्या, जो अब डरी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता भड़काने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के लिए गृह विभाग ने असाधारण राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की है। इसके जरिए कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ तत्व सांप्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने के लिए लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय है या उनके सक्रिय होने की संभावना है। इसलिए सभी 33 जिलों के कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिए गए हैं कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 3(2) से मिली शक्तियों का प्रयोग 1 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक की अवधि में कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पकड़े गए आरोपी को 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकेगा। रासुका में गिरफ्तार लोगों की जमानत भी मुश्किल ही रहती है। वहीं सरकार के इस फैसले को अघोषित आपातकाल बताया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने डीएनए में प्राप्त संस्कृति के अनुसार छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल लगाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को राजपत्र में जारी की गई एक अधिसूचना में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के कलेक्टरों को अधिकार दिया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अब डर गए हैं, घबरा गए हैं और तानाशाही पर आ गए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि इमरजेंसी तो पूरे देश में लगा हुआ है, कोई बोल पाता है क्या? बीजेपी के खिलाफ बोलो तो धर्म विरोधी हो जाते हैं, दिल्ली सरकार पर बोले तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। बृजमोहन जी यहाँ अपनी बात कह देते हैं, बाकी जगह तो किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता है। कुछ बोलो तो सेंट्रल एजेंसी पहुँच जाती है। बीजेपी कोई षड्यंत्र कर रही थी क्या, जो अब डरी हुई है? किसके समय चर्चा ज्यादा बने, किसके समय धर्मांतरण हुआ, मैं आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा। बहस करने भी वो तैयार रहे। पूरे देश में लगा हुआ है, कोई बोल पाता है क्या? यहाँ तो ये है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही हो जाते हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलो तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। गलत बात बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं आंकड़े बार बार बोल रहा हूँ, मैं आंकड़े उपलब्ध करा देता हूँ किसके समय में चर्चा बना है, किसके समय में ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। वो आंकड़े चाहे तो आप ले सकते हैं और तैयार बहस करने के लिए भी तैयार रहे। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार ने कथित धर्मांतरण के मामले पर अशांत क्षेत्रों में शांति लाने और बवाल मचाने वाले लोगों पर रासुका लगाकर नियंत्रित करने का निर्णय लिया। अब देखना होगा सरकार के इस निर्णय से कथित धर्मांतरण का मुद्दा क्या शांत होगा या विपक्ष के आरोपों के अनुरूप बेगुनाह लोगों पर इस कानून का बेजा इस्तेमाल तो शुरू नहीं हो जाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस सरकार कह रही है कि वो रासुका लगा रही है ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। रासुका पर रात पर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक बीजेपी से हैं। विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। कैसे देखते हैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को? पहले धर्मांतरण पर हिंसा होती है, अब सरकार कह रही है कि एनएसए लगाया जाएगा। कांग्रेस ने अपने चेहरे से लगाम उतार के फेंक दिया है। सिख दंगे, आपातकाल, सब जो कांग्रेस के चेहरे थे वो सब फिर अब सामने आने लगे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण जो है वो कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार उसको दबाने के लिए रासुका जैसे कानून लागू कर रही है जी, जिसमें आपको जमानत का प्रावधान नहीं है, 1 साल आप जेल में रहेंगे, कोर्ट नहीं जा सकते आप ये बताइए मेरे को कि आज जो बस्तर में हो रहा है क्या वो दिख नहीं रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को? जो मुख्यमंत्री का एसपी है वो सुकमा का पत्र लिख रहा है कि धर्मांतरण के कारण स्थितियां बहुत गंभीर होती जा रही है, इसको संभालने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा है जी। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि धर्मांतरण नहीं हो रहा हमारे कार्यकाल में नहीं, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे कार्यकाल में कम हुआ। ये मान तो रहे हैं ना कि वो धर्मांतरण हुआ है उनके कार्यकाल में। ठीक है, अपनी राजनीतिक असफलता, प्रशासनिक असफलता को छिपाने के लिए आप कम और ज्यादा का ढोंग रच रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज ईसाई मिशनरियां आक्रामक हुई है वो तो बड़ा आश्चर्यजनक है साहब। मैं इनके मनोबल को देखता हूं। अभी आज मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली में चर्च के सामने बैनर लगे हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा बस्तर में ईसाइयों पर आक्रमण किया जा रहा है, उससे बचाया जाए, हमें जीने का अधिकार है। वो ईसाई मिशनरियों ने पहले नारायणपुर में आदिवासियों पे आक्रमण किया, उन पर हमला किया, उनको चोटें पहुंचाई, डंडे से पीटा, प्रशासन सोता रहा। कांग्रेस के लोग कहते हैं कहां धर्मांतरण हो रहा है, शिकायत कीजिए। सब लोग कह रहे हैं 50 शिकायतें जो है थाने में पड़ी हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सो रहा है शासन और प्रशासन। सिर्फ इनको वोट की राजनीति करनी है साहब। इनको लग रहा है कि ईसाई वोट इनके हाथों से निकल जाएंगे, इसलिए धर्मांतरण को चालू रहने दिया जाए, इनको थोक के वोट मिले। आप सोच लीजिए, देख लीजिए कांग्रेस के लोगों से मेरा विमल जी इस पर जवाब दे देते। कांग्रेस से हमारे साथ अजय साहू जी जुड़ गए। अजय जी आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। कैसे देखते हैं आप, आपकी सरकार बोल रही है कि सांप्रदायिकता जो फैलाएगा उसके ऊपर एनएसए लगेगा। आमतौर पर माना जाता है कि आखिरी वेपन होता है ये, और सरकार जिसे इस्तेमाल करती है, तो क्या मजबूरी है कि आपको एनएसए लगाना पड़ रहा है? अजय जी देखिए विजेंद्र जी, देखिए विजय, हमारी सरकार ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस प्रदेश की शांत वातावरण को जो भी व्यक्ति दूषित करने का प्रयास करेगा, इसमें किसी एक संप्रदाय के खिलाफ हमने इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति यदि इस तरीके की चीजों को करेगा तो हम उसको आवाज को कम करना भाई जी सर, जो भी व्यक्ति इस तरीके के कृत्यों में शामिल रहेगा उसके खिलाफ रहेगी। नारायणपुर एसपी ने 3 महीना और सचेत किया था कि नारायणपुर में इस तरीके की गतिविधियां चल रही है। सरकार ने उन सब चीजों को देखने के बाद में निर्णय लिया है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई व्यक्ति कानून के अंदर रह करके गलत काम नहीं करता है, सांप्रदायिकता नहीं फैलाता है, 2 समुदायों को लड़ाने का काम नहीं करता है, जाति संघर्ष की स्थिति नहीं बनती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर कानून का पालन हो रहा है, प्रदेश की शांत वातावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में काम हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? दर्शाता है कि कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। सबसे ज्यादा चर्च अगर कभी बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य बने हैं। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 2004 से लेकर 2017-18 तक सबसे ज्यादा चर्चों का निर्माण हुआ है। 4 वर्षों में, हमारी सरकार आने के बाद 4 वर्षों में एक भी चर्च का निर्माण हुआ हो तो बता दें। जब आप धर्म परिवर्तन होगा, ईसाई समुदाय को मानने वाले लोग जहां बढ़ेंगे वही तो चर्च का निर्माण होगा। हमारे शासनकाल में तो राम वन पथ गमन का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहां पर प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकती है तो वो इस तरीके की चीजों को आगे लाती है, धर्मांतरण को मुद्दा बनाती है। कवर्धा के भी शांत वातावरण को दूषित करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था और इनके नेताओं की संलिप्तता आई है। नारायणपुर में भी आप देखिएगा, इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित पाए जाएंगे। ये मैं आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब भी कभी फंसती है, उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं होते हैं तो वो हिंदू मुसलमान करने लगती है। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। विमल जी, सीधा सीधा आरोप आपकी पार्टी पर कि आप जब कुछ कर नहीं पाते हैं तो घूम फिर के फिर हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्योंकि मुसलमान कम है इसलिए आप हिंदू ईसाई कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आप देखिए, मेरे को बड़ा तरस आती है साहब
कि कांग्रेस के प्रवक्ता अजय साहू जी विद्वान व्यक्ति हैं, वो बोल रहे हैं नारायणपुर एसपी ने 3 महीने पत्र लिखा पहले। अरे 1.5 साल पहले सुकमा के एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण हो रहा है, और उसके पहले किसी एसपी ने लिखा कि कम और ज्यादा की बात आप कर रहे हैं। एसपी ने लिख करके आपको चेताया था, 1.5 साल से सोए थे आप कि आग लगने दो, और आग लगेगी तब हम पेट्रोल लेके जाएंगे और हम आग को बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करेंगे। अरे कवर्धा की घटना कैसे हुई आपने देखा है, सुना है, जांच की है, उसके जांच रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? क्योंकि कांग्रेस के नेता फंस रहे हैं और उसमें भगवा ध्वज को कुचला गया था, इसलिए यह कांड हुआ था वहां पे कि हिंदू लोग जो है उद्वेलित हुए थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है। आप राम वनगमन पथ बना रहे हैं, वोट के लिए बना रहे हैं साहब, लेकिन हिंदू धर्म को खत्म करने का काम, हिंदुओं की आबादी कम करने का काम जो है वो आप कर रहे हैं। आप जाइए और देखिए कि बस्तर में ये संघर्ष क्यों हो रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता होंगे? बंद तो कर दिया आपने वहां के अध्यक्ष को, क्या वहां पूरा बस्तर बंद हो गया? वनवासियों ने बस्तर बंद कराया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था जो बस्तर बंद सफल हुआ? कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे? रासुका आप लगा रहे हैं, आपका चरित्र कैसा रहा है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आपातकाल में आपने एक एक विरोधी को ठूंसा जेल में, और उससे भी भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। आरएसएस और संघ के लोग डरने वाले नहीं है। जिन्होंने इंदिरा गांधी का मुकाबला कर लिया वो ये भूपेश बघेल की सरकार को कुछ जानने और समझने वाले नहीं है। आप 18 महीने नहीं 18 साल जेल में डाल दीजिए। ठीक है विमल जी, भारतीय जनता आपने अपनी बात रखी, दोबारा से आऊंगा आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ साहब। रथ साहब, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। कैसे देखते हैं, एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि धर्मांतरण के मुद्दे ज्यादा देखने में आ रहे हैं बीते 4 साल में, दूसरी तरफ सीएम कह रहे हैं कि जब से सरकार थी रमन सिंह की तब से लगातार चर्च की संख्या बढ़ी है, उनके राज में ज्यादा धर्मांतरण हुआ है ना कि भूपेश सरकार के राज में। इसको कैसे देखते हैं वार पलटवार को आप? जी विजयन जी, ये बात सच है कि जो जितने गिरजाघर बने हैं, जितने भी बने हैं छत्तीसगढ़ में, वो चूंकि 15 साल तक भाजपा की सरकार थी तो वो ज्यादा मौका मिला, ज्यादा समय रहा, और उस समय में एक तरह से सहयोगी के रूप में जोगी जी भी थे। तो वो जो सरकार चल रही थी उस जमाने में निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। अब परफॉर्मेंस दिख रहा है, ये एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर सरकार सख्त कदम उठाएगी, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था देखने का काम मौजूदा सरकार का काम है, उसमें उस सरकार की ही जिम्मेदारी है कि यहाँ के नागरिक अपने संवैधानिक स्वतंत्रता के हिसाब से रहें और सुरक्षित रह सकें, उनको नागरिक अधिकार मिले। तो ये स्थिति को कायम रखना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। अब प्रदेश सरकार उस व्यवस्था में अगर कहीं कोई चूक रह गई हो तो उसको सुधारने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि निश्चित रूप से नारायणपुर में इस बड़े पैमाने पे जो गतिविधियां पिछले दिनों हुई, ना कोंडागांव जिले में भी हुई थी, तो उन गतिविधियों की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को प्रभावी कदम उठाना चाहिए ताकि हर नागरिक अपने संवैधानिक अधिकार के तहत सुरक्षित रहने का प्राप्त कर सके मौका। अब सवाल यह है कि राजनीतिक निहितार्थ क्या है। इन दोनों पार्टियों की अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाई है और अब चुनावी मोड में दोनों राजनीतिक दल आ चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव होने हैं। तो अब चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से चीजों को लेने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें भोले भाले आदिवासियों को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। आदिवासी समाज भी एकजुट हो रहा है, वो भी अपने प्रत्याशी खड़े करने की बात कर रहा है। तो आदिवासियों को अलग अलग हिस्से में बांटने की या सांप्रदायिक तौर पर अलग करने की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा छत्तीसगढ़ का आदिवासी, ये मैं कहना चाहता हूं। और छत्तीसगढ़ की शांत आबो हवा को इस तरह से किसी भी तरह की अतिरेक पूर्ण परिस्थितियों में नहीं डाला जाना चाहिए, ये जनता जो है समझती है। जी ठीक है। अजय जी, बीजेपी का आरोप यह है कि अघोषित आपातकाल है छत्तीसगढ़ में, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से बीजेपी की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने, केंद्र की जो सरकार है उसने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। क्या किसी पत्रकार की हिम्मत है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछ सके? कोई भी व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है तो उसे धर्म विरोधी बता दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति केंद्र की सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे राष्ट्र विरोधी बता दिया जाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वनवासी
मैं उनको सुधारना चाहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का गहरा षड्यंत्र है। वो आदिवासी है, वनवासी नहीं है। वनवासी और आदिवासी में अंतर क्या है ये समझ लीजिए विमल चोपड़ा जी। प्रभु राम जो थे वो वनवासी थे, वो अपना समय 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए जंगल गए थे, लेकिन सबरी मैया जो थी वो आदिवासी थी। तो ये बेसिक अंतर है। आप आदिवासियों को वनवासी मत कहिए, पहला अधिकार है उनका जंगल पे, वो वहां के पहले रहने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र वो यही है, वो जंगल से पहले आदिवासियों को वनवासी बनाना चाहते हैं। आदिवासी इतने सीधे साधे होते हैं, उनके कंधों पर बंदूक रख के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है और वो जाने का प्रयास कर रही है। इसी को रोकने के लिए हमने ये जो रासुका लगाने का निर्णय लिया है। अगर आप गलत नहीं है तो आपको कानून का साथ देना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। जिस तरीके से कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वही कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मसीही समाज के वरिष्ठ जो नेता थे, जो कहते थे, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा है कि हमारा संगठन जो है वो धर्मांतरण कराता है, उसकी धमक थी रमन सिंह के बंगले तक। तो इस तरीके की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और वही वो कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये इस तरीके की राजनीति करने का और प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी सरकार इसके प्रति सजग है। अगर विमल जी आज बोल पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये दर्शाता है कि यहां पर आपातकाल नहीं है, देश में कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। पत्रकार प्रधानमंत्री जी से पूछ नहीं सकता, कोई प्रश्न खड़ा करता है तो उसके यहां अपनी जो 3 जमाई है इनकी केंद्र सरकार की, ईडी, आईटी और TRAI, उनको भेजा जाता है और जबरन परेशान करने का काम किया जाता है। पहले इनका दफ्तर महाराष्ट्र में हुआ करता था, वहां पर इनकी सरकार बन गई, रामराज आ गया, सारे दफ्तर बंद हो गए। अब जहां दूसरे राज्य हैं जहां पर इनकी सरकार नहीं है, वहां ये लोग जाते हैं। मतलब इनकी हाँ में आप हाँ मिलाओगे तो ठीक है, इनके खिलाफ जाओगे तो आप देशद्रोही हो जाओगे, धर्म विरोधी हो जाओगे। जी विमल जी, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं वो आपकी पार्टी पर कि आप लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं। सीएम ने भी कई बार बोला है कि आपकी पार्टी की मास्टरी है धर्मांतरण पे और सांप्रदायिकता पर, तो इस पर जवाब दीजिए। दूसरा ये है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए NSA लगाते हैं तो आपकी पार्टी को तकलीफ क्यों है सर? देखिए साहब, ऐसा है, आज से नहीं, कांग्रेस तो अपने जन्म काल से, जब से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ हुए हैं, तब से ये आरोप लगाते रही कि ये सांप्रदायिकता फैला रहे जी। लेकिन देश की जनता ने देखा है और कांग्रेस को समाप्त किया कि सांप्रदायिकता के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम राजीव गांधी ने किया था, वो सांप्रदायिकता नहीं थे। आपका चरित्र कैसा रहा है इसको देख करके हर आदमी भयग्रस्त है कि आपातकाल कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने लगाया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला न मानते हुए उसने आपातकाल लगाया। सिख दंगे में राजीव गांधी ने क्या कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, क्या कहा था, इसको समझ लीजिए कि आपकी मानसिकता, आपका चरित्र कैसा है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। मैं पत्रकार महोदय को भी और कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं कि इसमें राजनीति नहीं है। आप ये राजनीति कह के देश को बर्बाद मत कीजिए। कश्मीर अलग होने की कगार पे था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश से जोड़ने का काम किया 370 हटा करके। नहीं तो कांग्रेस की सरकार रहती तो कश्मीर में आतंकवाद और सारी चीजें आज फैलती रहती। जी लेकिन सीएम कहते हैं कि चर्च तो आपके वक्त आपकी सरकार के रहते खुले सबसे ज्यादा। जी सीएम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मिशनरियों को फायदा आपके कार्यकाल में हुआ है 15 साल में। मैं तो यही कह रहा हूं ना, आंकड़े प्रस्तुत करें ना, उनके पास कुछ है नहीं, बस बोलते मैं आंकड़े ला दूं। क्या मुख्यमंत्री, इतना बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो आज बोले अभी 1 घंटे में आंकड़े आ जाए? वो मैं 10 दिन से सुन रहा हूं कि मेरे पास आंकड़े हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी आंकड़े रखे क्या आपके सामने? और मैं बता दूं, ये सब गलत काम, कोर्ट भी बोल दे तो उसको नहीं मानने का काम। आरक्षण के मामले में कोर्ट में मुंह खाए, ये ईडी को लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं, वहां मुंह खा रहे हैं। ये झीरम घाटी को लेकर के जो है वो उसकी रिपोर्ट नहीं रख रहे हैं, जिसको एक जज ने दिया है उसकी रिपोर्ट जनता के सामने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसी फंस रहे हैं। कवर्धा का कांड हुए कितना दिन हो गया, क्यों रिपोर्ट को जनता के सामने नहीं रखा जा रहा है? कि उसमें कांग्रेस फंस रही है। आप जिस प्रकार से कभी ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके जांच करेंगे और कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी जाती है तो वहां भी ये मुंह की खाते हैं।
ये किसी प्रकार से जो है इनका विश्वास न कोर्ट पे न संविधान पे। मैं बता दूं कि ईडी की बात कर रहे हैं, अरे ईडी को लेकर के इतने लोग छत्तीसगढ़ में पकड़ाए हैं, कोर्ट में गए, एक को जमानत क्यों नहीं मिली? यह बताइए कि क्या जज भी भारतीय जनता ठीक है, पार्टी के छत्तीसगढ़ को जमानत नहीं मिल रही है? सबूतों के साथ जो है वो ईडी ने उनको पकड़ा और जेल में डाला है। ठीक है विमल जी, मुख्यमंत्री आपने अपनी बात रखी, दोबारा से आऊंगा आपके पास। सूरज साहब, एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि आपातकाल लगा हुआ है, सीएम कह रहे हैं कि पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ है, तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर दोनों सरकारें आपस में उलझ रही, इसको आप कैसे देखते हैं? जी मेरे से जी, ये तो देश की जनता देख ही रही है। आखिरकार देश में कितने पत्रकारों को अलग अलग मुद्दों पे किस तरह पत्रकारों को जो है निशाना बनाया गया, वो जनता देख रही है। किसान आंदोलन के समय मनदीप पूनिया ने जब मुद्दे उठाए थे तो उसको किस तरह से बंद कर दिया गया था। अभी उसी मनदीप पूनिया ने राहुल गांधी से सवाल किया, इस तरह से उसको जवाब मिल गया। लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया तक में ये बात लगातार आई है कि केंद्र की सरकार किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने का काम करती रही है। अब सवाल यह है, चाल चेहरा चरित्र की बात करने वाली जो पार्टी हुआ करती थी अडवाणी जी के जमाने में भाजपा, उसका बहुत कुछ चीजें सामने आ गई हैं। अब सवाल ये है कि अब लोग सारे उनको जानने लग गए हैं, आसाराम बापू से लेकर के चिन्मयानंद तक के किस्से और कहाँ किस तरह के बारे में आ गई है। तो ये जो सवाल है इसमें ये देखने में आ रहा है, आपातकाल से लेकर के अभी तो जो पूरा आपातकाल बना रखा है आपने, ईडी और इनकम टैक्स को छूट दे के रखी है, वो तो चीजें हैं ही। सवाल ये है विमल जी थोड़ा सुनिए उस चीज को कि आदिवासियों के मूल मुद्दे क्या हैं, आदिवासियों को बांटने की साजिश क्यों हो रही है। ये छत्तीसगढ़ के मुद्दे जो हैं, आपातकाल बहुत पुरानी बात हो गई। हम अपने नहीं पुरानी बात, सिख दंगे जिसमें आज तक जो है जांच में पूरी बातें नहीं आई, वो पुरानी बात हो गई आपकी है। आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं सिलगेर, आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं, सिलगेर का आंदोलन साल भर से ऊपर हो गया है। क्या वहां पर कोई उत्तेजित माहौल हुआ? 5 लोगों की फायरिंग में मौत होने के बाद आदिवासी उत्तेजित हुए क्या? आदिवासी केवल नारायणपुर में क्यों उत्तेजित होकर हमला किए? एसपी को चोटें आई, क्यों आई? क्योंकि वहां पर इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं आपकी पार्टी के लोगों का था। तो ये इन्वॉल्वमेंट से आप किस तरह से बच सकते हैं, बताइए। क्या है, कांग्रेस की अपनी राजनीति है, चुनावी वर्ष में उसको अपना करना है। जनता के प्रति आपकी भी जिम्मेदारी है ना, एक जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में। 84 के जो दंगे हैं उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल सारी चीजों का जिक्र एक मीटिंग में हो सकती है क्या? सारी चीजों का जिक्र एक समय में हो सकता है क्या? गुजरात के दंगे का जिक्र तो मैंने नहीं किया कि 2002 में मोदी जी ने कैसे किया, 2002 के बाद किस तरह से वहां से मुकदमे दूसरे राज्य में ट्रांसफर हुए गए थे। तो ये सारी चीजें जो है ये बताती हैं कि सरकार जो है मानने को तैयार नहीं है। सरकार उन चीजों को मानने को तैयार नहीं कि डेमोक्रेटिक राइट्स भी होते हैं। ठीक है, संविधान की हर संवैधानिक संस्थाओं को छोटा सा रिएक्शन आपका, चाहे आरबीआई से पूछे बिना आप नोटबंदी लागू कर देते हैं। लगातार सिलसिला चल रहा है, आपातकाल अघोषित रूप से आपने चला रखा है और इसका विरोध हर जनतांत्रिक ताकत को करना चाहिए। अगर कांग्रेस करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों का भी विरोध होना चाहिए। जी हो गया ना, आप बोल लिए ना। जी बिल्कुल जी। आप ये बताइए, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि पार्टी कौरवों की सेना है, खाकी पेंट के लोग शाखा लगाते हैं, खाकी पेंट को जलता हुआ जो है उसमें दिखाया जाता है, तो ये क्या अभिव्यक्ति नहीं है? ये स्वतंत्रता नहीं है क्या? उनको जेल में भेज दिया गया या उनकी यात्रा रोक दी गई? आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग जो हैं हर प्रकार के आरोप, ईडी ऐसा है वैसा है बोल रहे हैं। भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं क्या इनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई? क्या वो बोल नहीं रहे? आज यदि भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं तो मोदी जी के कारण बोल रहे हैं कि मोदी जी हैं, और भूपेश बघेल यदि मुख्यमंत्री हैं तो अटल जी के कारण है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया। आपको बता दो साहब कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा देश की रक्षा के लिए लड़ती रही है। और आप ये बताइए मेरे को, नारायणपुर में जो आदिवासियों पर आक्रमण हुआ, क्या उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे थे? वहां पे आदिवासी थे कि आदिवासी समाज था, बस्तर बंद किया, उसको क्या भारतीय जनता पार्टी ने उकसाया? दोनों आदिवासी समाज के लोग जो हैं उन्होंने बस्तर बंद का काम कराया। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं?
कि आप विमल जी, धर्मांतरण को जो है इस पर वो रिएक्शन करने ले के लेते हैं बजाय अजय जी का। भारतीय अजय जनता साहू पार्टी हमारे का साथ है। अजय जी, षड्यंत्र बता रहे हैं आप। तमाम आरोप किस आपकी प्रकार सरकार के पे लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो लिस्ट है कि चर्च उनके शासनकाल में ज्यादा बने हैं तो वो सरकार को लानी चाहिए। सभा में अजय जी, जो मेलजोल की सभा में एक लड़का जो है विकलांग आवाज उठा रहा था, वो आवाज आपको सुनाई देखिए, दी? भारतीय एक नारायणपुर लड़की की जो घटना है में वो भारतीय जनता मुख्यमंत्री की पार्टी का सभा में वहां का बोलने के जिला लिए खड़े अध्यक्ष हुई, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उसकी ने संलिप्तता डांट पाई दिया, गई है। वो अभिव्यक्ति इससे की कोई आजादी इनकार नहीं नहीं थी। कर सकता। ये दर्शाता है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताती है कि इनकी योजना इस प्रदेश के अंदर 31 जिलों में इस तरीके के कृत्य करने की योजना इनकी चल रही है। कार्य समिति की बैठक में इनके बात होती है कि हमको धर्मांतरण के मुद्दे को हाइप देना है। तो इन सारी चीजों के जब इतने इनपुट है तो कानून को कठोर क्यों नहीं बनाया जाएगा? विमल जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, वो सुनने का साहस रखिए। आप इतनी जल्दी उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? समस्या ये है, हम तो अगर आपातकाल लगाए होते तो अभी तक आपका मुंह बंद हो जाता, लेकिन आपको बोलने का अवसर मिल रहा है जो दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। ये वही छत्तीसगढ़ है यहाँ पर जो भी आदमी कानून के खिलाफ जाकर के काम करेगा उसका जो उचित स्थान होगा वहां पर उसको पहुंचाया जाएगा। और आप लोगों के जो मंसूबे हैं भाई को भाई से लड़ाने का, पार्टी से जुड़े थे अजय साहू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीसी रथ साथ हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व विधायक बीजेपी से विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या धर्मांतरण और सांप्रदायिकता एक बड़ा मुद्दा होंगे, ये देखने वाली बात होगी, या चुनाव विकास के नाम पर होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।